कल मैंने फेज़ वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटीज़ का जिक्र किया था और उसमें हमने फेज़ और ग्रुप वेलोसिटीज़ को ट्रैवलिंग इन ए कांस्टेंट पोटेंशियल के अंदर भी कैलकुलेट करके देखी। आज हमने फेज़ और ग्रुप वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की। तो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल जो है उसके लिए जो एनर्जी का फार्मूला होता है वो आपको पता है कि ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर के बराबर होता है। ठीक है, ये एनर्जी का फार्मूला हम रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के, ये आपने जब मैकेनिक्स 1 पढ़ी थी तो उसके अंदर ये फार्मूला जो इसको कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो इसका अगर अंडर रूट ले लें तो ये इक्वेशन जो है ये मेरे पास आ जाएगी, ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर का अंडर रूट। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं सी स्क्वायर को कॉमन निकालूँ तो सी स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ सी बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, तो पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। अब अगर मैंने ग्रुप वेलोसिटी जो है उसको फाइंड करना है वी जी, तो मुझे इसका डी ई ओवर डी पी लेना पड़ेगा, यानी कि इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू पी मोमेंटम के। दैट विल बी इक्वल टू वी जी इज इक्वल टू डी ओवर डी पी इंटू सी पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये पावर 1/2 आ जाएगी। ठीक है जी, इसको आप डिफरेंशिएट करें तो वी जी जो है दैट विल बी इक्वल टू सी इंटू 1/2 पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ से ये 2p के बराबर जो है वो आ जाएगा, और ये पावर -1/2 हो जाएगी। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो वी जी जो है दैट इज इक्वल टू सी इंटू पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर की पावर -1/2 इंटू पी आ जाएगा। इसको नीचे भी लेके आ सकता हूँ, तो वी जी सी
P ओवर P स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर C स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो ये हमारे पास अब वी जी की वैल्यू निकल आई। अब आपको पता है कि जो ई है आपके पास एनर्जी, दैट इज इक्वल टू सी अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर है। तो इसको अगर ई ओवर सी लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर का अंडर रूट। तो अब ये जो ई ओवर सी की वैल्यू है पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर ये आ गई है, और यहाँ पर भी क्या है ये पी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, तो इसकी जगह पर ये ई ओवर सी वाली वैल्यू जो है वो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर, तो ये हमारे पास आ जाएगा वी जी इज इक्वल टू इस वी जी के अंदर पी सी ई ओवर सी। अब हमें पता है कि जो पी सी है ये ई के बराबर होता है, लिहाजा वी जी जो है वो ई ओवर सी के बराबर हो जाएगा। तो ये ई से काट जाएगा, सी ऊपर चला जाएगा, तो वी जी जो है वो सी के बराबर निकल आएगा। तो इसका मतलब है कि जो ग्रुप वेलोसिटी है रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की, वो ग्रुप वेलोसिटी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की जो है दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर निकल आए। इसको कोई इक्वेशन ए का नाम जो है वो आप दे लें। ठीक है, उसके बाद नाउ v5 फेज वेलोसिटी ई ओवर पी के बराबर होती है। ये तो हमने ग्रुप वेलोसिटी जो है उसको कैलकुलेट किया है, तो अब हमने फेज वेलोसिटी जो है वो भी कैलकुलेट करनी है। तो v5 इज इक्वल टू ई ओवर पी, इसके अंदर भी दोबारा वैल्यू जो है वो ई की सब्स्टिट्यूट करें जो रिलेटिविस्टिक एनर्जी की वैल्यू है, तो v5 विल बी इक्वल टू c इंटू पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी। ठीक है, अब अगर मैं p को इस अंडर रूट के अंदर लेकर जाना चाहूँ तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो v5 c पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर। अच्छा, अब यहां से इसको हम लिख सकते हैं कि v5 c 1 प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर। उसको p को मैंने p से डिवाइड जो है वो कर दिया। ये जो इक्वेशन है इसको कह लें कि ये कोई इक्वेशन बी है। तो इसी को इक्वेशन को आप राइट डाउन कर सकते हैं कि v ऑफ फाई इज इक्वल टू c इंटू 1 प्लस एम नॉट c डिवाइडेड बाई p का स्क्वायर। अब डी ब्रागली हाइपोथेसिस जो है वो कहता है कि P जो है वो H ओवर लैम्डा के
बराबर होती है। ठीक है, तो यहां से अगर आप p की जगह पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो v ऑफ y विल बी इक्वल टू c 1 प्लस m नॉट c डिवाइड बाई h ओवर लैम्डा का स्क्वायर। इसको राइट डाउन कर सकते हैं v फाई c इंटू 1 प्लस, अगर लैम्डा को मैं ऊपर ले जाऊं तो m नॉट c लैम्डा ओवर h का स्क्वायर। ये मेरे पास वैल्यू जो है वो v फाई की m नॉट c लैम्डा ओवर h निकल आएगी। अब हमें यहाँ पर पता है कि जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर और p जो है दैट इज इक्वल टू एम वी जी के बराबर है, ग्रुप वेलोसिटी। और m जो होता है आपके पास रिलेटिविस्टिक मास वो m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर होता है। तो अगर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर हमें रिलेटिविस्टिक मास जो है उसको यूज करना पड़ेगा। अब m नॉट जो है यहाँ पर रेस्ट मास है पार्टिकल का, और E जो है जो हमारे पास टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी है ऑफ पार्टिकल। तो अब E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर और एम वी जी, ये एक इक्वेशन होगी, ये दो इक्वेशन होगी। अब इनको डिवाइड कर दें तो इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, E ओवर P इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर ओवर एम वी जी। तो एम से काट गया, E ओवर P सी स्क्वेयर ओवर वी जी के बराबर आ जाएगा। अब हमें पता है कि E जो है वो पी सी के बराबर होता है और C यहां से निकल आएगा E ओवर P के बराबर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फिर अगर C क्या है, वेलोसिटी है, तो इसको लिख सकते हैं V E ओवर P के बराबर। तो अब ये वाली इक्वेशन जो है इसको आप कह दें कि ये इक्वेशन 3 है। E ओवर P इज इक्वल टू सी स्क्वेयर ओवर वी जी, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है। तो इसके अंदर अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं इसकी V की, सॉरी C की, तो ये E स्क्वेयर ओवर P स्क्वेयर के बराबर आ जाएगा। तो E ओवर P इज इक्वल टू E स्क्वेयर ओवर P स्क्वेयर डिवाइडेड बाई वी जी। ये चीज बन जाती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये E ओवर P E स्क्वेयर और G जो है ये क्या है, ये V है, ठीक है, ये C स्क्वेयर है और ये V G है।
तो यहां से ये रिलेशन क्या निकलेगा, सी स्क्वायर वी जी के बराबर आ जाएगा। अब यहां पर ये बेसिकली ये जिस v की हम बात कर रहे हैं ये v फाई है, उसकी फेज वेलोसिटी है, ठीक है। इसको आप v फाई जो है वो कह लें, इधर भी आप बेशक इसको v फाई कह सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली उसकी फेज जो है वो फेज वेलोसिटी है। तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन जो है इसको कह लें ये कोई इक्वेशन 4 है। तो इक्वेशन 4 को अगर हम देखें तो अगर v फाई लेस देन c है, अगर फेज वेलोसिटी कम है वेलोसिटी ऑफ लाइट से, तो इट विल वायोलेट द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कोई भी चीज़ जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकती, एक रिजल्ट। और फेज वेलोसिटी जो है फिर अगर ये इसको अगर हम कहें कि ये लेस है तो फिर फेज वेलोसिटी जो है वो पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं होगी, पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, वो ग्रुप वेलोसिटी होगी। ये भी बात हम पहले कर चुके हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी जो होती है वो ग्रुप वेलोसिटी, क्योंकि पार्टिकल जो होता है उसके साथ ग्रुप ऑफ वेव्स जो हैं वो अटैच होती हैं। ठीक है जी। तो ये अब हमने जो है यहाँ पर ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी उनको कैलकुलेट भी करके देख लिया रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए, और उनके लिए उसका रिलेशन भी कैलकुलेट करके देख लिया। ठीक है, तो अब ये जो आपका चैप्टर था शुरू वाला ये ख़त्म हो गया। ठीक है, ये पूरा जो था ना, ये जितना भी पूरी मॉडर्न फिजिक्स का एक ओवरव्यू था वो सारा जो है वो अब हमने पढ़ लिया। अब असल क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो अब जो है वो शुरू होगी। अब ये जो चैप्टर है ये हो गया है, इसका टेस्ट आपने किस दिन देना है? आपसे तो दिन डिसाइड होगा नहीं, तो मैं ही डिसाइड कर देता हूँ। ठीक है ना, वो आपसे तो नहीं होना, बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकता, हमारी जो कौम के अंदर कंसेंसस नहीं पैदा होता। तो नेक्स्ट थर्सडे को इसका टेस्ट होगा, और मैंने आपको कहा था कि जो बनी मीन की किताब है ना उसके अंदर जो इसने इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स किए हुए हैं वो आपने करने हैं, वो भी टेस्ट के अंदर होंगे। ये पूरा चैप्टर होगा और उसके साथ वो वाले प्रॉब्लम्स होंगे, और नेक्स्ट थर्सडे को टेस्ट होगा पीरियड के अंदर ही। ठीक है जी, अब इसके बाद मैं कोई दूसरी बात नहीं करूँगा। ठीक है, वो आपसे तैयारी होती है नहीं होती है, जो भी होता है वो आपका मसला है, वो मेरा मसला नहीं। नाउ आई विल गो टू द नेक्स्ट चैप्टर। तो चैप्टर नंबर 2 जो है वो अब हम स्टार्ट कर लेंगे, जिसको हम कहते हैं फार्मूलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। फार्मूलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अभी तक हमने जो प्रीवियसली जितना स्टडी किया है वो पहला चैप्टर जो था वो जस्ट एक ओवरव्यू था मॉडर्न फिजिक्स का। मॉडर्न फिजिक्स आपने आगे भी पढ़ी हुई, पहले पढ़े, उसका जस्ट ओवरव्यू था कि हम किस तरह क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो उसको डेवलप करते हैं। अब फार्मूलेशन देखनी है
फार्मूलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स का अलजबरा आपने करना है, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर किस तरह हमने चीज़ें जो हैं वो कैलकुलेट करनी है, कैसे पार्टिकल्स जो है उसकी मोशन को डिस्क्राइब करना है। चूँकि मैकेनिक्स है तो आप पार्टिकल्स की मोशन के बारे में आप डिस्कस करेंगे, तो वो जो मोशन को आपने डिस्कस करना है उसके लिए एक ख़ास किस्म का क्वांटम अलजबरा जो है या क्वांटम फार्मूलाज जो हैं उनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है। और उस डोमेन के अंदर रहकर जो है वो फिर क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है। इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स या जो आम मैकेनिक्स होती है उससे ये डिफरेंट होती है। इसका अलहदा से अलजबरा है, और वो अलहदा से अलजबरा जो है वो फार्मूलेशन जो है वो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि वो किस तरह से उस अलजबरे को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है। तो पहले नंबर पर जो इसके अंदर चीज़ है, किसी भी चीज़ को स्टडी करने के लिए सबसे पहले उसका सिस्टम जो है वो आपको देखना पड़ता है। तो सिस्टम को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सिस्टम को हम डिफाइन करते हैं कि जो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो पार्टिकल्स की कलेक्शन होती है उसको हम सिस्टम का नाम देते हैं। द कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स is known as system। तो इसको हम सिस्टम का नाम देते हैं। अब जो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्वांटम फिजिसिस्ट थे, जैसे मैंने आपको बताया था बोहर, बॉर्न, मैक्स प्लैंक, आइंस्टाइन, ये सारे ये इंटरेस्टेड थे तमाम किस्म के फिजिकल सिस्टम्स के अंदर, ठीक है। क्वांटम जो है वो कोई किसी एक फिजिकल सिस्टम तक जो है वो महदूद नहीं है। क्वांटम जो है वो तमाम फिजिकल सिस्टम्स जो हैं उन तक महदूद होती है, जिसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन, सेमीकंडक्टर, एटम्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी सारी डेवलप हुई थी, ये भी जब क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हुई थी तो उसके बाद ये सारी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स जो डेवलप हुई थी। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन इज ए माइक्रो पार्टिकल, ठीक है। तो उसमें उसकी तो इलेक्ट्रॉनिक्स सारी बेस ही क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर जो है वो करते हैं। तो इन सारे सिस्टम्स को हम जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करते हैं, ये जितने फिजिकल सिस्टम है। और बेसिकली असल मैकेनिक्स होती क्वांटम मैकेनिक्स है। क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो उसका लिमिटिंग केस है, ठीक है। जब आप हायर क्वांटम नंबर्स के ऊपर चले जाते हैं तो फिर वो क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन बेसिकली जो मैकेनिक्स है वो क्वांटम मैकेनिक्स जो उसके अंदर हर चीज़ जो है वो आ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फिर हमने इसके अंदर तमाम फिजिकल सिस्टम्स जो हैं उनको स्टडी करना है, जिनमें एटम्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं स्टेट। स्टेट का जो ज़्यादा जर्नल मीनिंग है उसका मीनिंग है एग्जिस्टेंस। स्टेट के एग्जिस्टेंस, किसी चीज़ की मौजूदगी को अगर आपने डिस्क्राइब करना हो तो उसको स्टेट से डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। हालत जिसको आप कहते हैं, तो हालत किस चीज़ की कब होगी? जब वो एग्जिस्ट कर रही होगी, ठीक है। यानी कि जब वो मौजूद होगी, एग्जिस्ट कर रही होगी, तो उस वक्त उसकी स्टेट होगी। तो हम स्टेट जो है इसको एग्जिस्टेंस कहते हैं कि ये एग्जिस्टेंस है। स्टेट इसका मोस्ट जर्नल जो मीनिंग है वो ये है। तो अब जो स्टेट ऑफ द सिस्टम होती है ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है उन पैरामीटर्स की कि जो किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। जो किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज होते हैं ये उन तमाम पैरामीटर्स को डिस्क्राइब कर रही होती है। अब स्टेट ऑफ द सिस्टम जो है, एक आपने थर्मोडायनामिक स्टेट भी पढ़ी हुई है,
पढ़ी हुई है। तो थर्मोडायनामिक स्टेट को कौन से पैरामीटर से आप डिस्क्राइब करते हैं? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल जी, इंट्रॉपी, ये सारे एक थर्मोडायनामिक सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब आपके पास वैसे कोई आम सिस्टम है, थर्मोडायनामिक सिस्टम नहीं है, वैसे कोई एक सिंपल सिस्टम है, तो उसकी स्टेट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप? उसके लिए कौन से पैरामीटर्स जो हैं वो यूज करेंगे उसकी स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए? कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे, उसकी पोजीशन को देखेंगे, उसकी वेलोसिटी को देखेंगे, उसके मोमेंटम को देखेंगे, उसके एक्सेलरेशन को देखेंगे, तो वहां से आपको पता लगेगा कि इस सिस्टम की क्या स्टेट है। ठीक है जी। तो स्टेट बेसिकली क्या एग्जिस्टेंस है और उसके अंदर मुख्तलिफ पैरामीटर्स जो हैं वो आ जाते हैं। अब आ जाए आप स्टेट फंक्शंस के ऊपर। अब स्टेट के फंक्शंस यानी कि जैसे अभी हमने ये बात की है थर्मोडायनामिकल सिस्टम की, तो उसके स्टेट के फंक्शन कौन से हैं? वही है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल जी, इंट्रॉपी, फिर आगे से और आ जाते हैं, गिब्स एनर्जी आ जाती है, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन आ जाता है, गिब्स फंक्शन आ जाता है, ठीक है, ये वाले फंक्शन आ जाते हैं, इंथाल्पी फंक्शन आ जाता है। तो वो सारे क्या हैं कि उसकी स्टेट को डिस्क्राइब करने वाले ये फंक्शंस हैं। तो अब यहाँ पर जो फंक्शन स्टेट को डिस्क्राइब करेंगे इस सिस्टम के लिए, वो जो फंक्शंस हैं वो कौन से होंगे? जैसे फंक्शन ऑफ पोजीशन होगा, फंक्शन ऑफ पोजीशन, ठीक है, फिर फंक्शन ऑफ मोमेंटम, फिर फंक्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है जी। तो ये सारे भी फंक्शंस होंगे और ये स्पेशली लोकलाइज फंक्शन होंगे और इनको हम आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज और आइगन स्टेट्स के नाम देते हैं जब हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से आइगन वेक्टर्स, आइगन स्टेट्स या आइगन फंक्शंस। ये आइगन स्टेट्स जो हैं ये अगर आप याद करें तो आपने जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ी थी वहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स के चैप्टर में ये चीज़ें स्टडी की हुई है। अब जो क्वांटम मैकेनिक्स है इसमें जो क्वांटम स्टेट है ये एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होती है, यानी का वेरिएबल होता है, कुछ स्टेट फंक्शन होता है जिसकी मदद से हम पूरे क्वांटम सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं। अब कोई जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उस फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दे कैन बी ऑब्जर्व, तो हम इनको क्या नाम दे देंगे कि ये ऑब्जर्वेबल्स हैं, ऑब्जर्वेबल्स हैं। ये कोई डायनामिकल वेरिएबल्स हैं और ये ऑब्जर्वेबल्स हैं, यानी कि आप इनको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और इन्हें मेजर भी कर सकते हैं। तो जब आप किसी क्वांटम सिस्टम की स्टेट को आप डिस्क्राइब करते हैं तो वो एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, वो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट जो है उनको इन ऑब्जर्वेबल्स की मदद से डिस्क्राइब किया जाए, यानी कि यहाँ उसकी एनर्जी बताई जाती है, यहाँ उसका मोमेंटम बताया जाता है, यहाँ उसकी पोजीशन बताई जाती है, या और उसके साथ जो कोई फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाती है। अच्छा, उसके बाद जो है आपने जो एटॉमिक फिजिक्स थी उसके अंदर पढ़े थे क्वांटम नंबर्स, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, ए सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स जो हैं वो आपने स्टडी किए थे।
क्वांटम नंबर्स N, L, ML, MS, ये क्वांटम नंबर्स यू हैव स्टडीड। एन जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को कहते हैं, एल जो है वो एंगुलर क्वांटम नंबर है, एम एल जो है वो मैग्नेटिक एंगुलर क्वांटम नंबर है, और एम एस स्पिन क्वांटम नंबर है। यानी आपने अगर किसी इलेक्ट्रॉन की स्टेट को हाइड्रोजन एटम के अंदर डिस्क्राइब करना है तो आपको इन 4 क्वांटम नंबर्स की जरूरत है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करने के लिए, अभी मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ, वैसे किसी भी एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करना है तो ये 4 नंबर क्वांटम नंबर जो है इनसे किया जाता है। और आपको याद होगा इन्हीं से रिलेटेड आपने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो पढ़ा था, जो आपको ये बताता है कि जो आपके पास एटम्स हैं उनकी जो एनर्जी स्टेट्स हैं उनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही बताता है कि एक स्टेट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जो है उनको आप एट अ टाइम नहीं रख सकते, आप एक ही इलेक्ट्रॉन रखेंगे, यानी कि 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते जिनके सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, यानी कि ये वाला सेट, ये 4 मेन क्वांटम नंबर हैं। अगर ये सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर है तो आप एक एनर्जी स्टेट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स को नहीं, वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल उसको अलाउ नहीं करता। खैर वो एक अलग केस है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, लेकिन यहाँ पर बेसिकली मैं ये बात बता रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन की स्टेट को डिस्क्राइब कर रही है। ठीक है, एन एल एम एल एम एस ये सारे इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी होती है, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी होता है, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो एनर्जी स्टेट को डिस्क्राइब करता है। इलेक्ट्रॉन किसी एनर्जी स्टेट में भी होता है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, जिस स्टेट में उसकी स्पिन भी होती है, स्पिन हाफ भी होती है, स्पिन अप और स्पिन डाउन, हाफ स्पिन होती है उसकी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, क्योंकि वो फर्मियान्स होते हैं। तो ये जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हैं ये इलेक्ट्रॉन, अब आप देखेंगे इसके अंदर ये जो मैंने बातें अभी बोली हैं क्या इसकी पूरी स्टेट आ रही है ना इसके अंदर, ये भी बता रहा है कि किस एनर्जी स्टेट में एन, एल बता रहा है कि कौन से स्टेट के अंदर किस एंगुलर मोमेंटम के साथ ऑर्बिट कर रहा है, एम एल उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये उसकी अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दे तो फिर उसके एंगुलर मोमेंटम के कौन से कंपोनेंट बनेंगे वो भी डिस्क्राइब करा है। फिर एम एस उसकी स्पिन बता रही है कि स्पिन क्या है, हाफ है, अप है, डाउन है, ये सारी चीजें जो है इस इलेक्ट्रॉन की स्टेट को डिस्क्राइब कर। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम, किसी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की स्टेट। नो उसके बाद जो अगली चीज है यहां तक हमें पता लग गया, वो हमने देखना डायनामिकल वेरिएबल। डायनामिकल वेरिएबल तो कोई भी जो प्रॉपर्टी है ऑफ फिजिकल इंटरेस्ट, अब प्रॉपर्टी जो फिजिकल इंटरेस्ट की है लाइक पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी, ठीक है, ये सारे जो पैरामीटर्स हैं इनको हम कहते हैं डायनामिकल वेरिएबल्स। ठीक है, ये जितने पैरामीटर्स ऑफ इंटरेस्ट हैं ये बेसिकली क्या फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हम इन्हें डायनामिकल वेरिएबल का नाम देते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल्स हैं, ये वेरी कर सकते हैं, एनर्जी के अंदर वेरिएशन आ सकती है, मोमेंटम में आ सकती है, पोजीशन के अंदर आ सकती है, ये इसलिए इनको हम और डायनामिकल का लफ्ज़ इसलिए लग रहा है कि डायनामिक्स आती है फोर्स से, कि आप फोर्स अप्लाई करें तो फिर इनके अंदर वेरिएशंस जो हैं वो जनरेट हो सकती हैं, इसलिए हम इनको डायनामिकल वेरिएबल्स कहते हैं। तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि एनी प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल
interest, like position, momentum, जैसे पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी, एक्सेट्रा ऑफ ए पार्टिकल or a system is defined as dynamical variable. तो इसको हम एज ए डायनामिकल वेरिएबल के तौर पर डिफाइन करते हैं, कोई भी पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी, कुछ भी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है इससे अगली चीज, जिसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेबल्स। तो ऑब्जर्वेबल एक डायनामिकल वेरिएबल होता है जिसको हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेबल is a dynamical variable which can be measured experimentally. जिसको आप एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं। अब क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हर ऑब्जर्वेबल जो है वो एसोसिएटेड होता है ऑपरेटर के साथ। ठीक है, और उसको हम कहते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर, या जिसको हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। ठीक है, जो ऑब्जर्वेबल्स होते हैं वो जब क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जाते हैं तो ऑब्जर्वेबल्स क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जाकर ऑपरेटर्स बन जाते हैं। ठीक है, ऑपरेटर, अब क्या होता है ऑपरेटर का, वैसे क्या मतलब होता है बेसिकली? कोई ऑपरेशन करने वाला। ठीक है, अब डॉक्टर जो होता है वो भी ऑपरेटर होता है, ऑपरेशन कर देता है। ठीक है, तो यहां पर अब ये जो डायनामिकल वेरिएबल्स हैं, जो ऑब्जर्वेबल्स हैं, जब ये क्वांटम मैकेनिक्स में जाते हैं तो ये ऑपरेटर्स बन जाते हैं। यानी कि जब ये किसी स्टेट के ऊपर एक्ट करते हैं तो उस स्टेट के ऊपर इनका फंक्शन एज ए ऑपरेटर का होता है। ठीक है, एज ए ऑपरेटर के तौर पर ये एक्ट करते हैं, यानी कि उस स्टेट को जब ये ऑपरेटर उसके ऊपर एक्ट करते हैं तो उस स्टेट के ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं। तो अब ऑपरेशन के नतीजे में क्या होता है? जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो क्या होता है? बंदा ठीक हो जाता है ना। ठीक है, किसी के दिमाग में खन्नास हो तो वो भी निकल जाता है ऑपरेशन के बाद, वैसे तबीयत ठीक हो जाती है। ठीक है, मतलब आपके जहां पर बॉडी के अंदर कोई मसला होता है तो ऑपरेशन होता है। अच्छा, एक तो ये बात होगी ऑपरेशन। अब और भी तो बहुत सारे आप ऑपरेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, आप डेली लाइफ में गाड़ी चला रहे हैं, ये भी एक ऑपरेशन है, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, ये भी एक ऑपरेशन है। ठीक है, तो वो ऑपरेशन करने के लिए आपको कोई सोर्स जो है वो यूज करनी पड़ती है। तो अब ये जो आपके पास वेरिएबल्स हैं डायनामिक, जिनको हम ऑब्जर्वेबल कहते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जिनको हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर लेते हैं, जब ये क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जाते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में इनका ऐसा कोई फंक्शन नहीं है ऑपरेटर वाला। ठीक है, लेकिन जो ये क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जाते हैं तो ये ऑपरेटर्स के अंदर चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इन क्वांटम मैकेनिक्स
क्वांटम मैकेनिक्स में ईच observable is associated with a Hermitian operator that acts on the state function of quantum system. तो यहाँ पर आप जब ये क्वांटम सिस्टम के ऊपर ये ऑपरेटर ऑपरेट करता है तो उसके नतीजे में हमें आइगन वैल्यू मिलती है, एक नंबर मिलता है। यानी कि जब ऑपरेटर स्टेट के ऊपर एक्ट करता है तो हमें एक नंबर मिलता है जिसको हम आइगन वैल्यू कहते हैं, और वो नंबर जो होता है वो एक्चुअली एसोसिएटेड होता है उस ऑब्जर्वेबल से, जो कि ऑपरेटर के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, whose eigenvalues corresponds to the possible values of observable. या डायनामिकल वेरिएबल। अच्छा, अब ये जो है ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि देखें, जब आप क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जब आप मेजरमेंट करते हैं तो वो आपके पास एक वैल्यू आती है। ठीक है, बस एनर्जी मेजर की है तो 2 जूल आ गया, 3 जूल आ गया, 4 जूल आ गया, 5 जूल आ गया, एक वैल्यू आ रही है। लेकिन यहाँ पर अब ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेबल्स, ये जो आइगन वैल्यूज होती हैं ये कोई एक वैल्यू नहीं होती है। आइगन वैल्यूज जो हैं वो एक वैल्यू नहीं होती, वो अब हर स्टेट के ऊपर जब ऑपरेटर को ऑपरेट करते रह जाएंगे तो डिफरेंट आइगन वैल्यूज जो हैं वो निकलती आएंगी जो कि एक ऑब्जर्वेबल से कनेक्टेड हो। ठीक है जी, आयो जो एक ऑब्जर्वेबल से कनेक्टेड। अब मैं इसको यहाँ पर रोक रहा हूँ, ये जरा सोचना कि यहाँ पर ये क्या चक्कर चल गया।